अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी टू से माय प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आ रहे हैं PYQs ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम। नाउ वी हैव फोर स्टेटमेंट्स। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ऐसा क्या रीजन है कि जो बोरॉन है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है, जबकि देखा जाए कि बेरिलियम एंड बोरॉन बिलोंग्स टू सेम पीरियड, सेकंड पीरियड, सेम नंबर ऑफ शेल्स। व्हेन एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल्स, तो हम उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या चेक करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन बच्चों हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है कि जब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स क्या हो, नेबरिंग, तब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बाद में चेक करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखनी है। तो अभी अपने पास बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। बोरॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब हर एक ऑप्शन में लुक बिहाइंड, हर एक ऑप्शन में तीन तीन स्टेटमेंट्स को उन्होंने करेक्ट ऑप्शन में माना हुआ है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। इन्होंने बोला है इट इज इजियर टू रिकवर, यहां पे आएगा रिमूव, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 2p की एनर्जी एज कंपेयर टू 2s से क्या होती है? ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, एटम के कंट्रोल में कम होगा, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सकता है। विच मींस पहली स्टेटमेंट बच्चों अपने आप में क्या है? करेक्ट। आगे चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन। शील्ड का मीनिंग क्या हुआ? शील्ड मींस किसी को न्यूक्लियस से दूर भेजना। अब वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? That is repulsions between outer shell electron with inner shell electrons। अब यहां पे चेक कीजिए, बेरिलियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो किस सब शेल में है? 2s। तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपेल हो रहा है? 1s इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपेल हो रहा है। लेकिन बोरॉन के केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, क्या वो सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही रिपेल हो रहा है? नो, उस पे शील्डिंग इफेक्ट 1s का तो लगेगा ही लगेगा, मोर ओवर 2s इलेक्ट्रॉन्स का भी शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। विच मींस यहां पे 2p इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन एज कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन के क्या है? ज्यादा। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जितनी रिपल्शन ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन इजीली नॉकआउट होगा। इजीली नॉकआउट का मीनिंग क्या है? उस केस में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बोरॉन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम एंड द रीजन इज शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वन, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हियर वी हैव न्यूक्लियस। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं एक पर्टिकुलर शेल में, सबसे पहले कौन सा एंगुलर क्वांटम नंबर फील्ड अप होता है? S। फिर उसके बाद कौन सा एंगुलर क्वांटम नंबर P, फिर आता है बच्चों D के बाद आता है F। तो सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स आप निकालना चाहते हो किसके? S के, तो मुझे नहीं लगता कि वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नियर टू द न्यूक्लियस, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ जो पेनिट्रेशन है वो एज कंपेयर टू p से क्या है? ज्यादा। तो जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर कम होगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाएगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है? s में से। और बोरॉन के केस में बच्चों p में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के कंपैरेटिवली क्या होगी? कम। सो दैट्स व्हाई तीनों स्टेटमेंट्स अपने आप में क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं।
एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। सबसे पहले तो ये एटॉमिक रेडियस की जो बात कर रहा है, दैट वन इज साइज। एंड एज वी डिस्कस्ड इन द क्लास कि अलोंग द पीरियड एक्सेप्ट नोबल गैसेस, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो इसने लिखा है एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी हैव। अब यहां पे चेक कीजिए बेटा, इन्होंने पूछा है कि जो अपने पास 4 एलिमेंट्स हैं, आप चेक करके बताएं कि इन 4 एलिमेंट्स की करेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे दिमाग में होगी, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन फिर भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। चेक करते हैं। सोडियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन। अब हमारी नॉलेज क्या कहती है कि ये चारों के चारों एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड का मीनिंग क्या है, तीनों में नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, सेम। अगर बच्चों तीनों में नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम, तो इसमें हमने 2 चीजों को चेक करना है। वन इज न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ मैग्नीशियम इज द नेबरिंग एलिमेंट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम। सबसे पहले मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बाहर की, वो होगी अपने पास 3s1। मैग्नीशियम के केस में होगी बच्चों 3s2। एल्यूमिनियम के केस में स्टूडेंट्स 3s2 3p1। अब चेक कीजिए विच वन इज मोर स्टेबल। मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज। नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अभी हमने जैसे बेरिलियम और बोरोन का कंसेप्ट स्टडी किया है कि पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चेक करो, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम के केस में होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट किस में ज्यादा लगेगा, एल्यूमिनियम के केस में। किस में कम लगेगा, मैग्नीशियम के केस में। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब 3p इलेक्ट्रॉन इजिली नॉकआउट हो सकता है एज कंपेयर टू 3s, क्योंकि 3s यहां पे क्या है बच्चों, जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट वन इज फुली फिल्ड। और एल्यूमिनियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किस में से निकालना है, 3p, दैट वन इज हाफ फिल्ड। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से भी क्या होगी, ज्यादा, और एल्यूमिनियम से भी क्या होगी, ज्यादा। अब चेक करो कि अपने पास मैग्नीशियम की वैल्यू सोडियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है बेटा। इस केस में थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू से ज्यादा है। अब इस केस में सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से कम हो गई है, और इस केस में ये वैल्यू अगेन थर्ड वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है। लेकिन इस केस में चेक करो, 737 इज ग्रेटर देन 496 एज वेल एज 577। सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। और यहां पे सिलिकॉन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर चेक करना है तो आप इजीली चेक कर सकते हो, लेकिन यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का जो बाहर का सबशेल है वो ना तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और ना ही फुली फिल्ड। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और एल्यूमिनियम के केस में 2 आएगा। एल्यूमिनियम के केस में 3s2 3p1। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट द डोमिनेटिंग फैक्टर। सो डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट वन। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, एडवांस 2020 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज गिवन है अपने पास।
ठीक, कितने एलिमेंट्स की? 4 एलिमेंट्स। पहले का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। दूसरे का एटॉमिक नंबर n+1, ठीक। तीसरे का एटॉमिक नंबर n+2। फोर्थ का एटॉमिक नंबर n+3, ठीक है। अब आप कैसे एग्जामिन करोगे कि यहां पे जो n की वैल्यू है लेस देन 10 में कौन सी होगी? मींस इसका एटॉमिक नंबर 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें मालूम चलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से। क्यों? जहां पे हमें ज्यादा जंप नजर आएगा वहां पे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि उस एटम में उतने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो, जब एटॉमिक नंबर 9 है उस केस में पहली वैल्यू कौन सी है? 1681। दूसरी वैल्यू 3374 और तीसरी ऑलमोस्ट क्या हो रही है? डबल हो रही है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। लेकिन ज्यादा वेरिएशन हमें नजर नहीं आ रही, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे आप चेक नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर क्या है। सेकंड केस में जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट, उसमें पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है। पहले 1681 था, अब बच्चों क्या है? 2081। उसके बाद 3952, यहां पे भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जितनी वेरिएशन पहले केस में है उतनी ऑलमोस्ट वेरिएशन सेकंड केस में है। और वही कंसेप्ट हमें किस में नजर आ रहा है? थर्ड में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। जब एटॉमिक नंबर 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, अब उस केस में आप चेक करो, पहले 2 में तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? ज्यादा। लेकिन इस केस में अब वैल्यू उनके कंपैरेटिवली क्या है? कम है। यहां पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। अगर यहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है तो पक्का ये लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ? यहां तो ये ग्रुप 1 में हो सकता है बच्चों, या फिर ये ग्रुप 2 में हो सकता है। ग्रुप 1 और 2 का मीनिंग क्या हुआ? दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। जो अपने पास 13, 14, 15, 16 ये वाले ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब सेकंड ऑनवर्ड्स डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। और जो नीचे के 2 अपने पास अलग गिवन होते हैं वो कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहां पे चेक करते हैं। पहली वैल्यू 496 है, उसके बाद चेक करो ये वैल्यू डबल से भी ट्रिपल मींस 4 टाइम्स से भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाय 10। अब सोचकर देखो, इतनी ज्यादा जंप तभी पॉसिबल है जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट में सिर्फ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो सोचिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। तो फिर इसका एटॉमिक नंबर 9। तो सोचिए इसमें नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इस केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस केस में चेक कीजिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। वो कैसे पता चला? पहली वैल्यू 738, दूसरी वैल्यू 1451। यहां पे ज्यादा वेरिएशन तो नहीं नजर आ रही, ज्यादा जंप किस केस में नजर आ रहा है? तो इस केस में जंप सेकंड से थर्ड में नजर आ रहा है, इस केस में जंप फर्स्ट से सेकंड में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। और इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सो आई कैन से ये अपने पास क्या होगा? मैग्नीशियम। और ये बच्चों सोडियम, ये हो जाएगा फिर नियोन। दिस वन इज फ्लोरीन। सो दैट्स व्हाई हियर n इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट वन, ये तो बहुत इजी है बेटा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 एलिमेंट्स है, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। अब बीच में आपके पास कार्बन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कार्बन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर नेबरिंग एलिमेंट्स, बेरिलियम एंड बोरॉन बोथ आर नेबरिंग एलिमेंट्स। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन की बच्चों 1s2 2s2 2p3
हाँ जी, बोरोन की बच्चों 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम की बच्चों 1s2 2s2। हाँ जी, तो यहां पे अपने पास डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, साइज भी नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं होगा, तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप चेक कीजिए, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो 2p सबशेल, दैट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। लेकिन ऑक्सीजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन 2p में से बाहर जा रहा है उस वक्त 2p ना तो क्या है हाफ फिल्ड, ना ही बच्चों क्या है फुल्ली फिल्ड। सो दैट्स व्हाई पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पे नाइट्रोजन, फिर क्या लिखूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के केस में ऑक्सीजन। वही कंसेप्ट इन दो नेबरिंग एलिमेंट्स में लगेगा। अगेन बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन बोरॉन, सो हियर वी हैव बेरिलियम देन बोरॉन। सो अपने पास आएगा बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन, which of the following represent correct increasing order of first ionization energy means 2013। अब इस केस में अपने पास कितने एलिमेंट्स गिवन है बच्चों, 5। कौन कौन से, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सिलीनियम एंड आर्गन। यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, नॉट पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब सोचो, आर्गन बिलोंग्स टू 18 ग्रुप, क्योंकि आर्गन अपने आप में क्या है बच्चों, नोबल गैस। ठीक, सल्फर और सिलीनियम बोथ बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, chalcogen family, oxygen family. Calcium and barium both belongs to second group, that is alkaline earth metals. ठीक, means beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium। सल्फर और सिलीनियम कहां पे होंगे, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फिर इसके नीचे क्या होगा, सिलीनियम, यहां पे कैल्शियम, यहां पे बेरियम, और ये क्या है अपने पास आर्गन। तो आर्गन कहां पे होगा बच्चों, 18th ग्रुप। अब सोचिए, along the period number of shells remain same, मीन्स ना वो इंक्रीज होंगे बच्चों, ना ही बच्चों वो डिक्रीज होंगे, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन में तो न्यूक्लियर चार्ज और साइज दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्गन अपने आप में क्या है, स्टेबल है। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस के बेसिस पे अगर हम चेक करें तो इन्होंने चारों ऑप्शंस में आर्गन को हाईएस्ट ऑर्डर पे रखा हुआ है, मींस उसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब हम चेक करेंगे कि सेकंड पे कौन आना चाहिए, सिलीनियम आना चाहिए, बेरियम आना चाहिए, या फिर सल्फर। बेरियम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों, पहले तो बेटा जी बेरियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, मींस एक्सट्रीम फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और दूसरा फैक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप, बेरियम नीचे प्रेजेंट है, और हमें मालूम है कि अगर हम राइट से लेफ्ट और टॉप टू बॉटम जाएं तो आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। तो बेरियम की पोजीशन तो बिल्कुल भी अपने पास सेकंड पे नहीं आनी चाहिए, इनफैक्ट लास्ट पोजीशन पे जाना चाहिए। तो अगर आर्गन सबसे पहले पे, बेरियम सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले तो ऑप्शन अपने पास क्या बन रही है, डी। फिर भी हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, सल्फर और सिलीनियम में से किसकी आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सल्फर की। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो सल्फर ग्रेटर देन सिलीनियम। और वही कंसेप्ट किस में लगेगा, कैल्शियम और बेरियम में। डाउन द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मींस कैल्शियम ग्रेटर देन बेरियम। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा जिसकी आयोनेशन एनर्जी ज्यादा है, दैट वन इज आर्गन। फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स कौन से नजर आएंगे, सल्फर एंड सिलीनियम। फिर उसके बाद बच्चों कैल्शियम एंड बेरियम। सो अपने पास राइट ऑप्शन क्या बन रही है, देखिए
बच्चों पहली बात तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द अदर नेम ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब वहां पे क्या प्रेजेंट हो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगी नहीं तब तक वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिपेल करेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग बट ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। अब जिस केस में ना कोई इनर शेल है ना कोई आउटर शेल है, सिर्फ एक ही शेल है, मींस ओनली यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो क्या यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे शील्डिंग इफेक्ट एप्लीकेबल होगा? नो, क्योंकि जिस एटम और आयन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो खुद का राजा है बेटा, प्रजा का भी राजा खुद का भी राजा, मींस वहां पे तो कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे तो कोई रिपल्सिव फोर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो यहां पे अपने पास 1 प्लस मींस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? 2। अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बेटा? 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? 3, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीनिंग क्या हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वहां पे शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टडी थोड़ी ना करनी है बच्चों, हमने स्टडी करनी है सेकंड। सेकंड का मीनिंग क्या हुआ? जब ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वहां पे जो एनर्जी की स्टडी होगी दैट वन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा दैट वन इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने इसकी स्टडी करनी है और वो भी हमने उसको फाइंड आउट करना है जिसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी? जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या एक्वायर कर लेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन कौन एक्वायर कर सकता है? ए में पॉसिबल नहीं है। ए में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, बी में, बी तो ऑलरेडी ही नोबल गैस है, उसकी तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, नॉट सेकंड। सी में चेक करो, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है? दैट वन इज नियोन। लेकिन डी ऑप्शन में बेटा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब तक अपने पास 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स ना निकले तब तक वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर नहीं करेगा। तो अगर यहां पे क्वेश्चन सेकंड की जगह क्या आ जाता? थर्ड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अपने पास आंसर क्या होता? डी। तो अगर क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट का आता हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें आंसर आएगा बी। सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें आंसर आएगा सी। और थर्ड के केस में आंसर आएगा डी। नेक्स्ट वन, हायर डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हायर डिफरेंस मींस कि सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरेटिवली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट आपको वहां पे क्या नजर आए? हाई डिफरेंस। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड में आपको ज्यादा जंप नजर नहीं आएगा, जंप सेकंड के बाद नजर आएगा। तो अगर आपको हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जंप सेकंड के बाद में नजर आ रहा है तो इसका मतलब उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बच्चों? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो चेक कीजिए, इस केस में ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन डी ऑप्शन में
2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट वन। द फॉलोइंग टेबल शोज सक्सेसिव मोलर आयोनेशन एनर्जीज ऑफ 5 एलिमेंट्स। यहां पे 5 एलिमेंट्स गिवन है एंड हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट which 2 elements mostly like to belong same group। चेक करते हैं, सेम ग्रुप में वो एलिमेंट्स होंगे जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, अब ए के केस में चेक करो, 2080 फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, 4000, 6000 के आसपास, 9000 के आसपास। क्या चेक करो ए बी सी डी ई में से किसी एक एलिमेंट के साथ सेम ग्रुप में बिलोंग करेगा? नो। अगर वो सेम ग्रुप में बिलोंग करता तो उसमें ज्यादा एनर्जी थोड़ी ना होती, ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एनर्जी किसके साथ मैच कर रही होती? बी के साथ या फिर सी के साथ या फिर डी या फिर ई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए तो अपने पास वैसे भी किसी ऑप्शन में नहीं है और यहां पे भी नहीं है। ठीक है, तो ए को हमने क्या कर दिया बेटा? एलिमिनेट। अब चेक करो, बी सी डी ई चारों में फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब यहां पे आंसर हमें फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी से नहीं मिलेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब चेक करो, सेकंड के केस में, बी के केस में 500 से कहां पे पहुंच गया? वो थाउजेंड्स में चला गया है ना, 4600। सी के केस में 1500 के आसपास, डी के केस में 1800 के पास, ई के केस में फिर 3000 के आसपास। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सी डी बी और ई के साथ तो कंबाइन हो नहीं सकते, इसका मतलब बी ई के साथ कंबाइन हो सकता है और सी डी के साथ, ये बन सकते हैं ना ऑप्शन, लेकिन सिंगल करेक्ट है, हमें और आगे चलना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, बी के केस में 4600 से 6900 और ई के केस में भी 3100 से 4400। लेकिन अब चेक करो ध्यान से, सी में ज्यादा जंप नजर आ रहा है, 1500 से 7700। क्या उतना ही जंप डी के केस में नजर आ रहा है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सी एंड डी नॉट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। तो ए की पेयर बच रहा है अपने पास, ओनली बी एंड, so B and E is the right answer, that is option number D।